हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। आज हम लोग फ्रेंच रिलेशन का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में क्या कहते हैं हमने क्या कहते हैं फ्रेंच रिलेशन का जो है पार्ट सारे के सारे वीडियोस 6 वीडियोस बनाए हैं। तो उसको पार्ट बाय पार्ट हमने फ्रेंच रिलेशन को डिस्कस कर लिया था। तो और उसमें जो है हमने एंड में सबके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। तो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, पर अब बस बच रहा है एमसीक्यू, जो मतलब कि जो एमसीक्यू जो आते हैं एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो आज हम लोग क्या करेंगे डिस्कस? आज हम लोग यही फ्रेंच रिलेशन का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करें, उससे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो 6 के 6 वीडियोस है वो आप देख लो, ताकि जो है ये वाला अगर फ्रेंच रिलेशन पढ़ा नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि पहले फ्रेंच रिलेशन पढ़ लीजिए। तो फ्रेंच रिलेशन पढ़ने के लिए हमने 6 वीडियोस बनाए, तो 6 के 6 वीडियो देख लीजिए। और अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो हम लोग आप इस वीडियो को देख के एमसीक्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे के सारे क्वेश्चंस है वो सारे के सारे ऑब्वियसली फ्रेंच रिलेशन से ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। On Dash, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. तो कौन से डेट को जो है ये जो सिटी ऑफ जो पेरिस का जो सिटी था वो एक स्टेट ऑफ अलार्म में था, और जो कौन से दिन में जो है किंग ने जो है ट्रूप्स को जो है सिटी के अंदर जाने के लिए कहा था? 15 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1779, 15 जुलाई 1789 कि 14 जुलाई 1789? करेक्ट आंसर है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 में ये इंसिडेंट हुआ था। और मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस का यही मानना है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था उसका डेट हम लोग यही मान सकते हैं, 14 जुलाई 1789 को ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। और जो फ्रांस का जो नेशनल फेस्टिवल जो है वो भी 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 14 जुलाई 1789। Question number 2. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a People's Party, People's Militia, People's Democracy, People's Presence. तो सही आंसर क्या होगा? पीपल्स मिलिशिया। लोगों ने अपने आप को क्या बनाने के लिए सोचा था? एक पीपल्स मिलिशिया के बारे में, अपने खुद को एक पीपल्स मिलिशिया बना के बारे में बनाने का डिसाइड किया था। Next question. A group of several hundred people marched towards the dash part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. तो क्वेश्चन इतना लंबा है, पर शॉर्ट में जो है बस यही पूछ रहे हैं कि जो बैस्टिल था, ये फ्रांस, ये जो पेरिस है, ये सिटी पार्ट ऑफ द सिटी, तो हमने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है थोड़ा सा भी तो पता होगा कि बैस्टिल जो है हमारे फ्रांस में है। तो ये जो फ्रांस में तो है ये प्रेजेंट। तो पूछ रहा है कि बिल्कुल अगर शॉर्ट में कहा कहें तो क्वेश्चन ये पूछा है कि बैस्टिल जो है पेरिस के कौन से डायरेक्शन में था? पेरिस के ईस्टर्न हाफ, नॉर्दर्न, वेस्टर्न की सदर्न पार्ट? आंसर क्या होगा? ईस्टर्न पार्ट। बैस्टिल कहाँ पे था? ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस। Why was the fortress prison the Bastille hated by all? जो फोर्ट्रेस प्रेजेंट बैस्टिल था वो क्यों सब लोग उसको हेट करते थे? It stood for the despotic power of the king, because of dictatorship, aristocracy, none of these. डिक्टेटरशिप तो पक्का होगा नहीं, क्योंकि उसमें डिक्टेटरशिप नहीं था, उसमें मोनार्की था। एरिस्टोक्रेसी भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। It stood for the despotic power of the king. ये जो प्रेजेंट था वो किंग के जो पावर था, जो उनके जो है कह सकते हैं कि वो लोग जो पावर जो है हमारे जो जो अनफेयरली जो यूज करता था king, वो उसको सिंबलाइज करता था। कौन सा है? ये बास्टिल प्रेजेंट। तो इसलिए वो सब के सब इसको हेट करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। व्हाट आर द मेन प्रोटेस्ट बाय द पीपल? लोगों को क्या मेन प्रोटेस्ट था इस चीज के लिए? क्या कहते हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में शुरू होने का उसका शुरू फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत में जो है लोगों का मेन प्रोटेस्ट क्या था? लोग क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, बिहेवियर ऑफ द किंग, पॉवर्टी ऑफ पीपल, हाई टैक्सेस? आंसर होगा हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। देखो उसमें क्या था कि ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे वो सब के सब इतना थर्ड स्टेट के ऊपर
कह सकते हो कि सप्रेस करते थे थर्ड स्टेट को, कि उनको ये वो लोग ये कभी सोचते ही नहीं थे कि हम लोग एक बहुत ही रिच लाइफ, अमीर लाइफ जी सकते हैं। उनके ये माइंड से बिल्कुल कभी ये सपनों में भी ये सब नहीं सोचते थे कि वो एक अमीर आदमी बन सकते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था हमेशा उनसे टैक्स लिए करते थे। उनका बस यही काम था कि हमें जो है हमें मनी को अर्न करना है, हमें मनी पैसे कमाने हैं, उसके बाद फिर उसको टैक्स में भरना है, किसी तरह उस टैक्स को पूरी तरह से भर देना है, ताकि हमारे ऊपर जो है कोई जैसे कि हम जो हमारा जो लैंड है कॉन्फिस्केट कर ले, या तो कुछ और चीज़ जो उस समय होता था वो सब। तो इसलिए जो है उनके जो बिहेवियर ऑफ द किंग और पॉवर्टी ऑफ द पीपल, ये तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी कि किंग का बिहेवियर अच्छा नहीं है, फिर जो है पीपल में पॉवर्टी हो रहा है, जो क्या कहते हैं, जो पीपल का जो लोगों को में जो गरीबी है, वो उनका मेन प्रोटेस्ट नहीं था। जो मेन प्रोटेस्ट था वो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। वो लोग इतने, ये जो पॉवर्टी था और ये जो किंग का जो बिहेवियर था, उससे वो बहुत ही सालों से उन लोगों के लिए नॉर्मल सी बात थी। पर जब उनको भूख और जो क्या कहते हैं, हमने देखा था कि यहाँ ब्रेड का प्राइस क्यों बढ़ने लगा धीरे धीरे। हमने ये जो है पार्ट वन में देखा था क्यों, तो वो पार्ट वन देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो ये जो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड था, ये जो प्राइस, ब्रेड का प्राइस हाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने लग गया, और जो गरीब लोग थे उनका खाना नहीं मिलने लगा। तो इसलिए जो मेन प्रोटेस्ट था वो क्या था, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ये बिहेवियर ऑफ द किंग, पॉवर्टी ऑफ द पीपल, हाई टैक्सेस, ये नहीं था मेन प्रोटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज टू बी गिवन टू द रिच? किसने कहा था ये कोटेशन? मीराबाव, जॉन पॉल मरा, रोसू, ये जॉर्ज देंता? आंसर होगा जॉन पॉल मरा। जॉन पॉल मरा ने ये कोटेशन कहा था, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज टू बी गिवन टू द रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल असेंबली formed a constitution in 1791 to limit the power of wealthy men, businessmen, monarch, प्रेस। प्रेस तो ऑब्वियसली होगा नहीं, क्योंकि नेशनल असेंबली हमने देखा था, ये थर्ड सेकंड पार्ट, आई थिंक सेकंड वीडियो था, आई थिंक, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो उसमें क्या था कि नेशनल असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो बनाया था, नेशनल असेंबली बनाई थी। क्यों ये थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो उन लोगों ने ये नेशनल असेंबली, जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, वो मेजोरिटी कौन थे? थर्ड मेंबर्स, थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे। और थर्ड स्टेट के मेंबर्स को किससे दुश्मनी थी? हमने डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में, हर वीडियो में डिस्कस किया है कि किसको, उनको किससे दुश्मनी है। अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, मोनार्क से दुश्मनी थी। तो प्रेस तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेस ये थर्ड स्टेट वाले लोग हैं, तो थर्ड प्रेस उनका एक्चुअली सपोर्ट करेगा। वो दिखाएगा कि जो है मोनार्क कैसे जो है उसका जो है रूल अनफेयर है, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले कैसे जो है थर्ड स्टेट को सब प्रेस कर रहे हैं। तो मोनार्क तो होगा नहीं, आंसर सॉरी प्रेस तो होगा नहीं, आंसर होगा मोनार्क। क्या होगा आंसर? मोनार्क होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट? मिराबाव, जॉन पॉल मरा, एबीसीएस, जॉर्ज टेंथर? किसने ये व्हाट इज द थर्ड स्टेट लिखा था? तो इसका आंसर होगा एबीसीएस। एबीसीएस ने ये पैम्फलेट लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट जॉइन द जैकोबिन ग्रुप? आर्टिसंस, शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर्स, men with प्रॉपर्टी? तो इसमें ये पूछ रहा है कि जैकोबिन क्लब में के जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे, वो क्या कौन कौन थे, कौन कौन जो जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किए थे? तो किन किन लोग जो मेनली जो है यहाँ पे एक्चुअली मेजरली आना चाहिए था, विच ग्रुप ऑफ पीपल मेजरली डिड नॉट जॉइन द जैकोबिन क्लब? तो कौन कौन लोग थे जो जैकोबिन क्लब को जो है, जो मेजॉरिटी जो जैकोबिन क्लब था उसको कौन कौन थे जो जैकोबिन क्लब थे मेजॉरिटी में? तो स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स। और आर्टिसंस के अंदर कौन कौन आते थे? शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, शॉपकीपर्स, है ना, ये सभी तो आते थे आर्टिसंस में। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा मैन विद प्रॉपर्टी। जो मेजॉरिटी था वो जैकोबिन क्लब का, वो कौन कौन थे? आर्टिसंस थे। आर्टिसंस में बता दिया, आर्टिसंस में क्या कौन कौन इंक्लूड होते थे? शो मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स।
शॉपकीपर्स नहीं आते थे उसमें। शॉपकीपर्स, फिर एक ये जेबी जैकुन क्लब में थे, और डेली वेज वर्कर्स। ये सब के सब मेजरली जैकुन क्लब को फॉर्म करते थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? वुमेन विथ प्रॉपर्टी। फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट टू। फ्रेंच वुमेन जो है क्या चीज के लिए अपना राइट मांग रही थी? राइट टू वोट, राइट टू इलेक्टेड इन द असेंबली, राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। तो फ्रेंच वुमेन किस लिए क्या चीज का डिमांड कर रही थी? सब के लिए, वोट के लिए भी, टू बी इलेक्टेड इन द असेंबली, और टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, तीनों के तीनों। इसका आंसर क्वेश्चन बनाएगा क्या होगा? आंसर मैन विद प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक ये कुछ लैग हो रहा है, ये हट नहीं रहा है, पुराना वाला स्लाइड कहीं वहाँ यहाँ पे आ रहा है। कोई बात नहीं। A triangular slave trade took place between Europe and Americas. And कौन कौन सा कंट्री है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। A triangular slave trade took place between Europe, the Americas and कौन कौन सा कंट्रीज है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नन ऑफ दिस। आंसर होगा अफ्रीका। स्लेव ट्रेड हमने डिस्कस किया था पार्ट 5 में कि स्लेव ट्रेड होता था हमारा कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स के बीच होता था? यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाते थे, यूरोप जाते थे अफ्रीका में, अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदा जाता था किलोज में, फिर उनको बेचा जाता था साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे वो काम करते थे। है ना? ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डिड द स्लेव्स वेयर आफ्टर बिकमिंग फ्री? जब स्लेव्स फ्री हो जाते थे तो वो क्या पहनते थे? ब्लू कैप, रेड कैप, व्हाइट कैप, ग्रीन कैप। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा रेड कैप। जो रेड कैप था, रेड कैप जो हमारा था वो क्या सिंबलाइज करता था? रेड कैप तब पहना जाता था जब जो है कोई स्लेव जो है फ्री बनता था। जब कोई स्लेव आज़ाद हो जाता था और वो उसको जो है क्या कहते हैं, बॉन्डेड लेबर नहीं करना पड़ता था उसको, जो है किसी सिर्फ एक आदमी के लिए काम नहीं करो, फिर वो पैसा नहीं देगा, वो आपसे और काम करवाएगा। तो वो सब स्लेव्स का कहानी था, वो क्वेश्चन हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया है। तो क्या पहनते थे वो? रेड कैप पहनते थे। क्या पहनते थे? रेड कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर नॉट कंसिडर्ड पासिव सिटीजन्स? पासिव कौन कौन से लोग जो है पासिव सिटीजन्स नहीं माने जाते थे? वुमेन, चिल्ड्रन, नॉन प्रॉपर्टी मैन, वेल्दी पीपल। आंसर होगा वेल्दी पीपल। क्यों वेल्दी पीपल? पैसे, अब देखो, पैसिव सिटीजन्स कौन कौन थे? पैसिव सिटीजन्स, हमारे पैसिव सिटीजन्स हो गए सबसे पहले पैसिव सिटीजन्स कौन कौन थे? जो भी एक्टिव सिटीजन्स थे। और एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स वो थे ऑल मेन। ऑल मेन। अब जब ऑल मेन आ गए तो वुमेन नहीं होंगे, ना ही चिल्ड्रन होंगे। ठीक है? नहीं, वुमेन भी नहीं होंगे और ना ही चिल्ड्रन होंगे। क्यों चिल्ड्रन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऑल मेन अबव द एज ऑफ 21, इसलिए चिल्ड्रन भी नहीं होंगे। एक तो वुमेन भी पैसिव सिटीजन्स थी, चिल्ड्रन भी पैसिव सिटीजन्स थे, क्योंकि क्राइटेरिया था ऑल मैन अबव द एज ऑफ 21 who earned more than 3 days, who paid taxes of more than 3 days of labor। मोर देन 3 days ऑफ लेबर कौन पे करेगा? वेल्दी पीपल ही पे कर पाएंगे। जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे वो 3 days ऑफ लेबर का पे कर पाएंगे कभी? नॉन प्रॉपर्टी मैन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये भी पैसिव सिटीजन के अंदर आ जाते थे। तो आंसर क्या होगा? वेल्दी पीपल। क्योंकि जो वेल्दी पीपल थे वही जो है 3 days ऑफ लेबर पे, 3 days ऑफ लेबर वेज, उतना ज़्यादा टैक्स पे कर पाते थे। और फिर वुमेन और चिल्ड्रन हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्राइटेरिया था ऑल मैन अबव द एज ऑफ 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड। थर्ड स्टेट में कौन कौन कंप्राइज, कौन कौन आते थे? तो गलती से पिछले स्लाइड में चला गया। थर्ड स्टेट में मेजरली कौन कौन से लोग आते थे? तो एक चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये मान ली ये हमारे सोसाइटी ऑफ फ्रांस है। ये ट्रायंगल बहुत गंदा लग रहा है, पता है। मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है। अब हमने क्या डिस्कस कर रखा है? फर्स्ट स्टेट कंप्राइजेस ऑफ क्लर्जी, सेकंड स्टेट comprises of nobility, a third state comprises of everything which is
नीदर क्लर्जी नॉन नोबिलिटी, मतलब पहला स्टेट क्लर्जी होगा, सेकंड स्टेट नोबिलिटी होगा, थर्ड स्टेट बाकी सब के सब जो क्लर्जी और नोबिलिटी नहीं है वो सब के सब थर्ड स्टेट में आ गए। तो थर्ड स्टेट में फिर क्या होंगे? पुअर एंड स्मॉल पेजेंट्स क्लर्जी में आते हैं? नहीं आते। नोबिलिटी में आते हैं? नहीं आते। तो थर्ड स्टेट इनका बना है। पर उससे पहले ए पार्ट लगाएं और भी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। एमसीक्यू में हमेशा ये चीज ध्यान रखना होता है, हमेशा सारे के सारे ऑप्शंस को जरूर देख लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जो है पता चल जाता है कि हमने गलत ऑप्शन क्लिक किया है, या तो हमें पता चलता है कि नीचे ऑल ऑफ द अबव या तो नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन था। तो थर्ड स्टेट कंप्राइजेस ऑफ पुअर एंड स्मॉल पेजेंट्स नहीं होगा। लैंडलेस लेबर क्लर्जी में आते हैं? नहीं। नोबिलिटी में आते हैं? नहीं। तो ये भी आंसर हो गया। पेजेंट्स आते हैं? नहीं आते। आर्टिसंस आते हैं फर्स्ट या तो सेकंड स्टेट में? नहीं आते। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा हमारा आंसर? डी। तो 13 का आंसर गलती से मिट गया, तो 13 का आंसर होगा वेल्दी पीपल। 14 क्वेश्चन नंबर 14 का होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिसीजंस वर नॉट टेकन बाय द कन्वेंशन? इट डिक्लेयर्ड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy, it abolished the monarchy, all men and women above 21 got the right to vote, declared France a republic। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल men and women above 21 got the right to vote, क्योंकि 21 के ऊपर के जो क्या कहते हैं, जो भी मेन थे सिर्फ उन्हीं मेन थे उन्हीं को 21 के ऊपर का जो है राइट मिला। जो भी जो मेन जो 21 अबव थे वही उन्हीं को राइट मिला था। वुमेन को राइट नहीं मिला था। वुमेन को कब राइट मिला था? 1946, बहुत साल बाद। ये तो हमारे अभी हम लोग 1789 का नियम लोग हैं, ये तो अभी तक 17 और 18 सेंचुरी चल रहा है। तो उनको वुमेन को राइट टू वोट 1946 का पहले मिला ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ऑल मैन एंड वुमेन अबव। अगर यहाँ पे वुमेन होता ना तो इसका आंसर कुछ और भी हो सकता था, पर इसमें सी होगा ऑल मैन, क्योंकि इसमें आगे वुमेन। वुमेन को वोट राइट टू वोट कभी मिला ही नहीं। उनको 1946 के बाद ही जो फ्रांस के लोग थे उनको जो उनकी जो वुमेन थी उनको कब वोट मिला राइट टू वोट? 1946 को मिला। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन? सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है? बैड हार्वेस्ट लीड्स टू यहाँ पे ऑफ गलती से हो गया, गलती से यहाँ पे टू आना चाहिए था। Bad harvest leads to scarcity of grains. Food prices rise and the poor cannot buy bread. Leads to disease and death. All. तो आंसर होगा all of these। अब उससे पहले क्या हम लोग देखें, उससे पहले ये देख लेते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। तो क्या होता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस में? सब्सिस्टेंस क्राइसिस में जो डे टू डे चीज़ है वो सब के सब मिलना बंद हो जाता है। और जब क्यों नहीं मिलेगा? अब फ्रांस के लिए, अब देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फ्रांस के जो लोग थे उनको ज़्यादा कुछ नहीं देते, उनको बस चाहिए था कमाना है, खाना है और टैक्स को भरने का चिंता होता था बस। बाकी उनको किसी का चिंता नहीं रहता था। उनको कभी उनको जो फर्स्ट सेकंड स्टेट वाले थे उन्होंने थर्ड स्टेट को इतना सब्सिडाइज करके रखा हुआ था कि वो और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते थे कि ये भी चीज़ बन सकता है, इतना रिच हो भी सकता है। वो कभी सपनों में ये सब देख भी नहीं सकते थे। तो सॉरी। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस तो फिर क्यों होगा? मैं तो उनके लिए सबसे प्रायोरिटी क्या है? खाना पीना, कमाना और टैक्स भरना, यही उनकी चिंता है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस में उनके लिए क्या चाहिए? उनको बस चाहिए खाने का सामान। और जब बैड हार्वेस्ट होगा तो खाने का सामान कम होगा। फिर क्या होगा? फूड प्राइस राइज होगा। और पुअर फिर जो पुअर लोग हैं वो ब्रेड नहीं खा पाएंगे। फ्रांस का स्टेपल, जैसे हमारा स्टेपल फूड रोटी है, दाल है, चावल है, वहाँ का स्टेपल फूड क्या है? फ्रांस का ब्रेड है। तो फूड प्राइस इंक्रीज होगा, पुअर ब्रेड नहीं खा पाएगा, बाय नहीं कर पाएगा, जिससे कि डिजीज और डेथ होगा, जिससे कि और ज़्यादा बैड हार्वेस्ट होगा। जब डेथ नहीं होगा, डेथ लोगों के डेथ होने लगेंगे तो कोई फार्म में नहीं जा पाएगा। क्या कहते हैं फार्मिंग करने के लिए। तो फिर क्या होगा? वापस एग्रीकल्चर करने के लिए तो वापस बैड हार्वेस्ट आ जाएगा और फिर साइकिल रिपीट होगा। तो तो क्राइसिस कैसे होता है? इन तीनों
ये तीनों के तीनों रीजन के कारण, तो इसका आंसर होगा ऑल। और क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द थर्ड स्टेट? थर्ड स्टेट के बारे में क्या चीज फॉल्स है? इट कंपाइज ऑफ पुअर ओनली, समवेयर रिच समवेयर पुअर, rich members owned land, peasants were obliged to serve in the army। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा peasants were obliged to serve in the army। और एक और ऑप्शन होगा इट comprised of poor only। इसका दो दो स्टेट में फॉल्स है। ये हमने एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, पर हमने बस दे दिया। तो क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है जिसमें दो दो ऑप्शन फॉल्स हो। रेयरली होता है कभी एग्जाम में, पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। जब पूछता है भी तो उसमें दे दिया जाता है एक ऑप्शन ब्रैकेट में कि द क्वेश्चंस में हैव मोर देन वन आंसर। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि इसके कौन कौन से फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा दो ऑप्शन है। इट कंपेयर्ड ऑफ पुअर ओनली एंड peasants were obliged to serve in the army। सबसे पहली बात तो डी तो आंख बंद करके कह सकते हो कि गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे कभी आर्मी की बात आती नहीं है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो ये तो आंख बंद करके डी ऑप्शन लग सकता है कि वो फॉल्स है, पर इसका आंसर ए भी होगा। क्योंकि जो थर्ड स्टेट था हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, है ना, और थर्ड स्टेट जो क्लर्जी नोबिलिटी कुछ भी नहीं है। अब हाँ, क्लर्जी नोबिलिटी रिच थे, पर थर्ड स्टेट में भी कुछ माइनॉरिटी थी जो रिच थी। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि जो पुअर है सिर्फ वही जो है थर्ड स्टेट के अंदर थे। कुछ रिच भी थे, कुछ पुअर भी थे, और जो रिच मेंबर्स है वो ऑब्वियसली लैंड लेंगे। रिच मेंबर्स थे उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, जो कि थर्ड स्टेट वाले लैंड लेंगे, फर्स्ट लैंड नहीं लेंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लैंड लेंगे, वैसे कुछ नहीं था। तो इसलिए बी और सी सही है और ए और डी फॉल्स है, और ए और डी है हमारा आंसर। इट कंप्राइज्ड ऑफ पुअर ओनली, गलत है। थर्ड स्टेट में सिर्फ पुअर नहीं थे, उसके साथ रिच भी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ए और डी दोनों के दोनों फॉल्स है, और बी और सी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज अ गुलिटीन? क्या था ये गुलिटीन? तो ऑप्शन नंबर ए, अ डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ विच आना चाहिए था यहाँ पे। अ डिवाइस which consisted of two poles and a blade to behead people, a fine sword to behead people, a special noose to hang people, none of these। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ डिवाइस consisted of two poles and a blade to behead people। behead का मतलब क्या होता है? सिर को बॉडी से अलग कर देना। तो हमने गिलोटिन को देखा, रेन ऑफ टेरर में हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया होता है कि क्या होता है गिलोटिन। जो एक डिवाइस होता है जिसमें दो पोल्स हैं और एक ब्लेड है, जो है लोगों को जिससे कि क्या होता है, जो लोग हैं उनका सिर को जो है, गलती से पीछे आ गया था, तो उनका जो सिर जो है उनका पूरे बॉडी से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन एक होगा आंसर हमारा गिलोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द वर्ड लीवरेज स्टैंड फॉर? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, टैक्स लेवाइड बाय द स्टेट, टैक्स लेवाइड बाय द चर्च, टैक्स टू द लैंडलॉर्ड। इसका आंसर होगा ए, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। लीवरे क्या था? एक यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। फ्रांस में जो यूनिट ऑफ करेंसी थी उसी को क्या कहते, क्या बोला जाता था? उसी को बोला जाता था लीवरे। लीवरे को कब डिसकंटिन्यू किया था? 1794 को डिसकंटिन्यू किया था। और उसके बाद फिर और आए होंगे करेंसी, अभी तो यूरो चलता है फ्रांस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। व्हाट वर द स्टेट्स जनरल पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल, अ पॉलिटिकल बॉडी, हेड ऑफ ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी, एडवाइजर ऑफ द किंग? तो ए ऑप्शन पक्का नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हमारे चैप्टर में आर्मी के बारे में बात आती ही नहीं है, ना ही जनरल की बात आती है। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा ही नहीं। बी आंसर ही है, बी ही है हमारा आंसर, अ पॉलिटिकल बॉडी।
ये क्या था, इसने एक्चुअली क्या काम किया था। इसी जब भी कोई स्टेट, जब भी जैसे कि हमारा किंग को स्टेट बढ़ाना होता था, वो इसको जो है हमेशा स्टेट जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब जो है ये जो खुद से वो जो है हमारा किंग जो है नहीं कर सकता था। लास्ट इसको जो है लास्ट स्टेट जनरल को किस साल को बुलाया गया था? हाँ, 1614। 1614 को लास्ट स्टेट जनरल को का मीटिंग होल्ड हुआ था। और अब 100 सालों से भी ज़्यादा 100 सालों से भी ज़्यादा सालों बाद वापस ये आया था। वापस टैक्स को इंक्रीज करने का नौबत आया था। तो इसका आंसर होगा बी, अ पॉलिटिकल बॉडी। Question 21. The term old regime is used to describe France before 1000 BC, Society of France after 79, Society of France before 79, none of these. इसका आंसर होगा सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। इतना कुछ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, रिपब्लिक, जो भी जो टर्म चीज़ होते हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। Which of these books was written by John Locke? The Spirit of the Laws, Two Treatises of the Government, The Social Contract, all of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। गलती से यहाँ पे ऑन आ गया। इसका आंसर एक्चुअली टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट है। टू ट्रेटिसेस ऑन गवर्नमेंट नहीं है। तो टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या बात किया था? इसमें जो है ये जो है मोनार्की को क्रिटिसाइज किया था कि मोनार्की हमारा जो है अच्छा नहीं है। मोनार्की हमारा अच्छा नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, जो कि है इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड all the states have one vote together, each state should have one vote, each member of all the three states should have one vote each. तो इसका आंसर होगा सी, ईच मेंबर ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स शुड हैव वन वोट ईच। ये डिमांड थी, किसकी डिमांड थी? थर्ड स्टेट की ये डिमांड थी। किस आइडिया पे, किस आइडिया से ये इंस्पायर हुए थे? रूसो के द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये आइडिया दिया गया था कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए। तो वही बोला गया था कि स्टेट जनरल, मतलब कि स्टेट जनरल में वोटिंग का सिस्टम इस तरह था कि फर्स्ट स्टेट का वन वोट, सेकेंड स्टेट का वन वोट, थर्ड स्टेट का वन वोट। पर जो थर्ड स्टेट था वो ये चाहता था कि जो है वन पर्सन वन वोट हो। अब क्यों? देखो, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वन स्टेट वन वोट क्यों चाहते थे फर्स्ट और सेकंड। अब जो किंग उसने डिमांड किया था थर्ड स्टेट ने, पर किंग ने नहीं माना। किंग ऑब्वियसली नहीं मानेगा क्योंकि उसको खुद का फायदा चाहिए। देखो, फर्स्ट स्टेट में कितने मेंबर्स थे? 300। सेकंड स्टेट में कितने थे? 300। और थर्ड स्टेट में कितने थे? 600। ठीक है। अब अगर वन स्टेट वन वोट होगा तो क्या होगा? माना कहा गया, थर्ड स्टेट ने कहा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे टैक्स इंक्रीज होगा। फर्स्ट स्टेट नहीं करेगा, सेकंड स्टेट भी नहीं करेगा, थर्ड स्टेट हाँ करेगा। थर्ड स्टेट पूरा वन वोट, सेकंड स्टेट पूरा वन वोट, थर्ड फर्स्ट स्टेट पूरा वन वोट। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट ऑब्वियसली नहीं कहेंगे और थर्ड स्टेट कहेगा, तो 2:1 हो जाएगा हमारा रेशियो। तो जीतेगा कौन? हमारा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जीतेंगे। अब अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट कहते कि थर्ड स्टेट पे टैक्स लाओ, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट अग्री करेंगे, थर्ड स्टेट डिसएग्री करेगा। 2:1 लॉ किसका पास होगा? फर्स्ट और सेकंड स्टेट का। तो अगर वन स्टेट वन वोट होता तो उनको होती, थर्ड स्टेट वालों को क्या होती? थर्ड स्टेट वालों को प्रॉब्लम होती है ना, कि उनका कोई जो भी वो चाहते थे वो लॉ कभी पास होता ही नहीं। तो इसलिए जो है वो लोग चाहते थे वन मेंबर वन वोट। क्यों? फर्स्ट स्टेट में कितने मेंबर थे? 300। सेकंड स्टेट में कितने मेंबर थे? ये फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट में भी 300 थे। पर जो थर्ड स्टेट था, ये जो थर्ड स्टेट में 600 लोग थे। कितने मेंबर्स थे? 600 मेंबर्स। अब आइडियली जो क्या होना चाहिए, आइडियली वन स्टेट वन वोट तब होना चाहिए था जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट तीनों में 300 300 300 300 आदमी फर्स्ट में, 300 सेकंड में, 300 थर्ड में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे थर्ड स्टेट में तो 600 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वन मेंबर वन वोट होना चाहिए, पर मोनार्क है सेकंड स्टेट में, तो मोनार्क तो चाहेगा कि अगर वन पर्सन वन वोट हो गया तो सारे का सारा गेम पलट जाएगा, और उस शायद से उन्हीं को जो है, जो भी उन्हीं जो लॉ जो चाहते हैं कि वो जो किंग बनाए, वो लॉ पास होगा ही नहीं, और जो लॉ जो थर्ड स्टेट वाले चाहते थे वो वाला लॉ बन जाएगा। इसलिए जो है किंग ने ये रिफ्यूज कर दिया। तो थर्ड स्टेट का क्या डिमांड था? ईच मेंबर ऑफ ऑल द थ्री स्टेट शुड हैव वन वोट ईच। Who led the representative of the third state in Versailles on 20th June? 20 जून को वर्साइल में किसने जो है थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट किया था? मीराबाउ, एबेसियस, लुई द 16। लुई द 16 ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, क्योंकि लुई द 16 इज अ मोनार्क, ही इज इन सेकंड स्टेट, तो लुई 16 ऑब्वियसली आंसर नहीं है। आंसर क्या है? आंसर है मीराबाउ और एबेसियस। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इन दोनों ने जो है थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया था, थर्ड स्टेट को जो है मतलब कि जो थर्ड स्टेट का जो स्टेट जनरल था, जो हमारे स्टेट जनरल था, तो उसमें जो थर्ड स्टेट थे, उनके जो मेन जो लीडर्स थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो थे मिरावर एपेसियस। ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना। ऐसा नहीं था कि जो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले सिर्फ मिरावर एपेसियस के थे, 600 मेंबर गए थे रिप्रेजेंट करने के लिए, पर उनमें जो मेन जो लोग थे वो कौन थे? मिरावर और एपेसियस। तो आंसर होगा बोथ हैंड बी। Which of these provisions were passed in the Assembly on night of 4th August 1789? Abolition of feudal system. Clergy had to give up its privileges. These were abolished. Answer होगा all. All of the above. अब फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया था, क्लर्जी को अपना प्रिविलेजेस को भी गिव अप करना पड़ता, और तिथ को भी अबॉलिश कर दिया गया था। Question number 26. According to the new constitution 1791, the National Assembly was to be elected directly, appointed by the king, elected indirectly, a hereditary body. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इलेक्टेड इनडायरेक्टली। कैसे होगा इलेक्टेड इनडायरेक्टली? क्या था हमारा उनका उसका सिस्टम? तो उस अगर इसको सिस्टम को भी डिस्कस कर लेते थे। तो जो एक्टिव सिटीजन थे, वो एक्टिव सिटीजन्स को उसको इलेक्ट करते, इलेक्टर्स को इलेक्ट करते, वो इलेक्टर्स को उसको इलेक्ट करते, नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते, और वही नेशनल असेंबली जो है उनकी लॉ बनती। तो 2 बार वोटिंग हो रही है, तो इसका जो है क्या हो रहा है? तो इलेक्शन जो है क्या हो गया? फिर इनडायरेक्ट ही हो गया हमारा इलेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा 26 का? इट वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, है ना? तो इसका आंसर होगा सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is true about Bastille storming? It was a fortress prison in France. It represented despotic powers. French common man hated Bastille. यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बैस्टिल, यहाँ पे ये एस छोटा है, ये प्रिजन का नाम बैस्टिल स्टॉर्मिंग नहीं है, प्रिजन का नाम बैस्टिल है। पूछ रहा है कि बैस्टिल को जब लोगों ने अटैक किया था तो उसमें कौन सा उसके बारे में सही है। तो it was the fortress prison in France. It represented despotic powers. French common man hated Bastille. इसका आंसर होगा all of the above. इसका आंसर क्या होगा? all of the above. बस वो जो है फोर्ट्रेस प्रिजन, जो बास्टिल था फोर्ट्रेस प्रिजन था फ्रांस में, वो फ्रांस का जो डिस्पोटिक पावर्स का प्रेजेंट करता था, मोनार्क का, किंग का, और फिर जो है फ्रेंच, पूरा फ्रेंच का जो कॉमन मैन था वो जो बास्टिल को हेट करता था। When did the fall of Bastille take place? 14 July 1789, 20 June, 20th of June 1789, 4th August, 5th of May. आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होने को होगा ए, 14 जुलाई 1789 होगा। इसी दिन हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। हिस्टोरियंस का मेजर हिस्टोरियंस का यही मानना है, और ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है कि जो है फ्रेंच का जो नेशनल फेस्टिवल है वो हमेशा 14 ऑफ जुलाई में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 14 जुलाई 1789। इसी दिन जो है बास्टिल का प्रेजेंस को जो है गिराया गया था। ओके। Which state in France were exempted from paying taxes? First state, second state, first and second state both, third state. इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वीडियोस में पुराने। आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेट बोथ।
फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले टैक्सेस नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्स देते थे। तो सारा सारा टैक्स मिलता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले को। तो किनको जो है पे टैक्स को पे करने से जो है एग्जाम्प्ट किया गया था, किनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट वाज टिथ? जो हमारा जो टिथ है वो था टिथ, a tax levied by the church, tax by the state, tax by the monarch, none. आंसर होगा ए, टैक्स लेवाइड बाय द चर्च। स्टेट कोई टैक्स देता लेता नहीं था, और मनार्क जो टैक्स लेता था उसको कहते थे टेल। तो इसका ना ही बी होगा आंसर, ना ही सी आंसर होगा, ना ही डी आंसर होगा, आंसर होगा ए। चर्च जो है तिथ को जो है लेता था, और टेल जो लेता था वो मनार्क लेता था। Which unit of currency was discontinued in the year 1794? डॉलर, livre, rupee, टेल। टेल एक फॉर्म ऑफ टैक्स है, वो करेंसी है ही नहीं, तो डी आंसर होगा नहीं। रुपी डिसकंटिन्यू कभी हुआ नहीं है, रुपी अभी तक इंडिया में चल रहा है। फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, डॉलर यूएसए का है जो अभी तक चल रहा है, और हम लोग फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा बी, लीब्रा। लीब्रा को डिसकंटिन्यू करते हैं 1794 में, पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है। What were the tax to be paid directly to the estate by all the members of the third estate, known as tithe, tail, funeral dues, manorial dues? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी, मैनोरियल ड्यूज। जो थर्ड स्टेट के जो सारे के सारे मेंबर को जो स्टेट को जो टैक्स देना पड़ता था वो क्या होता था? मैनोरियल ड्यूज होता था। क्या होता था? मैनोरियल ड्यूज होता था। ये जो मैं यहाँ पे जो डिस्कस किया था, यहाँ पे गलती से मैंने बोल दिया था कि टैक्स बाय द स्टेट नहीं होता था, टैक्स एक्चुअली देता था, लेता था स्टेट, गलती से हो गई। यहाँ पे टैक्स कौन, ये स्टेट क्या लेता था? मैनोरियल ड्यूज। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, Who was the king of the France during the French Revolution? ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो बन सकता है इस, क्योंकि अब ये सिंपल पूछ रहा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय किंग कौन था? लुई द 18th, लुई द 17th, लुई द 16th, लुई द 15th? आंसर है लुई द 16th। उसको रोमन न्यूमरल आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं कैसा है मुझे नहीं पता। लुई द 16th का आंसर है इसका हमारा सी, और 16 को रोमन में कहते हैं एक्स भी है। हाँ, मतलब तुम लोग सोच रहे होगे कि इतने सारे किंग्स वहाँ पे जो है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता था, हमारे जो पेरेंट्स का या तो ग्रैंड पेरेंट्स का जो नाम था वो सारे के सारे हमारे, हम लोग किसी किसी स्टेट में ट्रेडिशन नहीं होता कि जो है हम लोग का जो हमारे पेरेंट्स है तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका नाम जो है उनका ही नाम हम लोग रखेंगे, या तो उनका सरनेम हम लोग रखेंगे। ऐसा बहुत जगह पे ट्रेडिशन है इंडिया में, उसी तरह फ्रांस में भी ये ट्रेडिशन था। तो इसलिए 16 लुई आए थे हमारे किंग्स, जो सालों से जो है इतने सारे लुईस आ गए। ये लुई द 16th हमारा लास्ट था, क्योंकि उसके बाद फिर तो मोनार्की हटी गई थी। लुई द 16th हमारे लास्ट थे मोनार्क। और हाँ, इसके पहले 15 लुईस और आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। An Englishman who traveled through France during the years 1787 to 1789 and wrote the description of his journeys was George Danton, Arthur Young, Montesquieu, John Jacques Rousseau। मोंटेस्क्यू, जॉन जैक्स रॉसो बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये सब के सब फ्रेंच थे, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है कि मोंटेस्क्यू और जॉन जैक्स रॉसो ने बहुत ही सारे नहीं, मतलब मेजॉरिटी ये बुक लिखे थे जो हमारे जो थर्ड स्टेट को इन्फ्लुएंस किए थे। तो सीओडी आंसर नहीं है, आंसर होगा या तो जॉर्ज टेंटन या तो आर्थरियन। आंसर होगा बी, आर्थरियन। आर्थरियन एक इंग्लिशमैन थे जिन्होंने फ्रांस को 1787 से 1789 को ट्रैवल किया था, और उसने अपने जर्नीज में ये अपने डिस्क्रिप्शन डाले थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले इसको मार्क कर लेते हैं इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which are the political body where the three states used to send their representatives? A States General Assembly versus a Shatya.
आंसर होगा स्टेट्स जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड लैंड एंड हिज मैंशन कॉल्ड? शत्यो, मैनोर, बस्ती, कैसल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शत्यो। शत्यो में जो है, सॉरी शत्यो नहीं, कैसल होगा। कैसल में जो है हमारे जो है कैसल होगा कि मैनोर होगा कि शत्य होगा कि बस्ती होगा? मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोगों को। देखो आंसर क्या होगा, लॉर्ड्स लैंड है, लॉर्ड्स लैंड में किंग के बारे में बात हो रही है या फिर कौन से लॉर्ड के बारे में बात हो रही है? इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर इस क्वेश्चन को कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अब आई थिंक सोच लिया होगा तुम लोगों ने। इसका आंसर होगा मेनॉर। यहाँ पे लॉर्ड की जो बात करी जा रही है उसमें शर्तों में जो है ना ही हम लोग किंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी किंग के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी लॉर्ड लगेगा तो हमेशा किंग नहीं लगता है। लॉर्ड का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि मुझे किंग होगा, कभी कभी लॉर्ड का मतलब कुछ और भी होता है। यहाँ पे कोई और लॉर्ड के बारे में बात हो रही है, जिनमें कि यहाँ पे जैसे स्टेट के जो लॉर्ड होते हैं उन सब की बात हो रही है। यहाँ पे किंग के बारे में बात नहीं हो रही। किंग तो अपने कैसल में रहता था या तो शक्ति में रहता था। शक्ति में रहता था, किंग किंग रहता था शक्ति में, या तो कैसल भी कर सकते हो। पर जो लॉर्ड जो रहते थे वो सब के सब मेनॉर में रहते थे। हमेशा जो है लॉर्ड को जो है हम लोग ये शक्ति या तो किंग नहीं हम लोग करते, कभी कभी कुछ और लोगों को भी हम लोग लॉर्ड करते हैं जिसके। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ए और डी नहीं होगा। लॉर्ड्स के बहुत ही कंफ्यूजन कभी कभी दे देता है लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि लॉर्ड के बारे में बात हो रही है तो किंग के बारे में बात हो रही है, तो शत्रु से तो वो लोग शत्रु कर देते हैं या तो कैसल कर देते हैं। इसका आंसर होता है मेनोर। बैस्टिल तो होगा नहीं, बैस्टिल कोई भी आंसर नहीं देगा क्योंकि बैस्टिल एक प्रिजन था। क्यों कोई जो है प्रिजन में रहना चाहेगा, वो भी लॉर्ड है? तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन कर देते हैं कि वो जो लॉर्ड है, लॉर्ड का मतलब वो किंग बोल रहे हैं, इसलिए वो शायद तो कैसे लगा देते हैं। पर इसका आंसर क्या कुछ और ही है, इसका आंसर है मेनोर। क्या होता है इसका आंसर? मेनोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारी नेशनल असेंबली थी उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कब किया? कब किया उसने ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर, तो क्या क्या है हमारा ऑप्शंस में? 1792, 1789, 1774, 1791। 1789 बिल्कुल नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगता है बहुत ही ज़्यादा, और 1789 को रेवोल्यूशन शुरू हुई हुआ था, तो 1789 हो नहीं सकता। 1789 को रेवोल्यूशन शुरू हुई है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। 1774 भी नहीं होगा, या तो 1791 होगा या तो 1792 होगा। और क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर है 1791। 1791 का हमारा नेशनल असेंबली ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, कंप्लीट किया था ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग तो पहले ही शुरू हुई थी। For a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers to qualify as a clergy, tail, letters, tithe. टिथ एक तरह का टैक्स है, टेल भी एक तरह का टैक्स है, तो आंसर नहीं होगा ये दोनों के दोनों। क्लर्जी चर्च ऑफिशियल्स है, चर्च ऑफिशियल्स आप बन नहीं सकते, आंसर होगा इलेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्टर होगा इसका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले इसका सही आंसर हम मार्क कर देते हैं। Which symbol express the personification of law in France? Option A, winged woman, scepter, eye within a triangle, law table. एक गलती होगी यहाँ पे, लॉ टेबल नहीं होगा, वो लॉ टैबलेट होता है। ओके, टेबल नहीं होता जहाँ पे लॉ रखा हुआ है, वो एक्चुअली एक लॉ टैबलेट लिखना चाहता था, गलती से टेबल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ इन फ्रांस, विंग वुमन। जो विंग वुमन थी वो हमारे पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ का सिंबल था। स्केप्टर का क्या सिंबल था? सिंबल ऑफ रॉयल पावर। आई विद इन अ ट्रायंगल का क्या सिंबल था?
नॉलेज का। तो आंसर क्या हो, लॉ टैबलेट क्या था, लॉ इज द सेम फॉर ऑल, सब इक्वल है, चाहे किंग हो चाहे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो, चाहे कोई नेशनल असेंबली का कोई आदमी हो या तो कोई बहुत ही रिच इंसान हो या तो बहुत ही कोई पेजेंट हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विंड वुमन। The National Assembly of France, which was sung for the first time by volunteers as they marched into Paris, was Marseillaise, Versailles, Bastille, Château। Château तो किंग का रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था, वो नेशनल एंथम होगा नहीं। बास्टिल हमारा प्रिजन हुआ करता था, तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। वर्साइल एक सिटी है, वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ए, मार्सेल। मार्सेल जो था, क्या था, वो जो है हमारे फ्रांस का नेशनल एंथम जो अभी तक है। और इसको कंपोज करने वाला कौन था, लिखने वाला कौन था, रोजे दे लिस्प। रोजे दे लिस्प को इसने लिखा था। On 21st September 1792, the monarchy was abolished and France was declared। तो 21st सितंबर 1792 को जो मोनार्की जो थी अबॉलिश हो गई थी फ्रांस को, क्या डिक्लेयर किया गया था, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट, रिपब्लिक। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रिपब्लिक। 1792 को वो क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था। फिर डेमोक्रेटिक तो अभी तक, रिपब्लिक मतलब तो डेमोक्रेटिक नहीं बने थे, ऑटोक्रेटिक नहीं बने थे, उसमें कम्युनिज्म का आइडिया नहीं आया था उतना पहले, तो उसका आंसर होगा रिपब्लिक बने थे वो लोग। द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश इज रेफर्ड टू was referred to as the Reign of Terror। 1793, 1794, 1794 to 1795, 1795 to 1796, 1792 to 1793। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेन ऑफ टेरर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली कब से कब तक चला। इसका आंसर होगा, गलती से बहुत पीछे चला गया है तो सॉरी, कभी कभी चले जाते हैं पीछे हाथ, कभी कभी आगे पीछे चल जाते हैं, तो कभी कभी हो जाएगा, कोई बात नहीं, फोकस करते हैं यहीं पे। तो पीरियड कौन सा पीरियड था हमारा, 1793 टू 1794, रेन ऑफ टेरर। क्यों बोला जाता है रेन ऑफ टेरर, एब्सोल्यूट किलिंग ऑफ द मास। जो हमारा मैक्सिमम रॉबस्पियर था वो सबको मारने लगता है, बस मारता है मारता है मारता है मारता है मारता है, सबको गिलोटी में बेच कर सबको बिहेड करता है ना। हमने पास बात किया ये सब, हम लोग, मैं रिकमेंड करूंगा कि पुराने वीडियोस आप हमारे देख लीजिए। Next question. Women of France were disappointed that the Constitution of 79 reduced into active, passive, executive, elective। एक्टिव बनते तो वो खुश होते, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव होते तब भी वो खुश होते, एग्जीक्यूटिव तब सी भी ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनाएगा आंख बंद करके। ए सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्टर होंगे, तो कौन डिसअपॉइंट होगा, इसका आंसर होगा बी, पासिव सिटीजन, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है कि पासिव सिटीजन कौन थे, क्यों, ये सब हम लोग पार्ट 5 में डिस्कस करके हमने पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर रखे हैं एक्टिव और पासिव सिटीजन्स के बारे में। आंसर होगा बी, पासिव सिटीजन्स। बाकी ए सी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए सी और डी तो आंख बंद करके आप जो है पता कर सकते हो कि ए सी और डी पक्का नहीं होगा, तो उसका आंसर हो गया बी। द वुमेन इन फ्रांस विद द राइट टू वोट इन, हमने पहले डिस्कस करा था, कब फ्रांस के वुमेन ने जो है राइट टू वोट किया, वो वोट कब कर सकते थे, कब उनको उसका राइट मिला, 1946, इतने सालों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच सेंचुरी द स्लेव ट्रेड ट्रेड नहीं ट्रेड, कभी कभी टंग फिसल जाता है। स्लेव ट्रेड कब शुरू हुआ था हमारा, 16th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 17th सेंचुरी की 18th सेंचुरी। इसका आंसर होगा 17th सेंचुरी, सी। 17th सेंचुरी को हमारा स्लेव ट्रेड बिगिन होता है। कौन से कंट्रीज है, हमने पुराने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कंट्री नहीं कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। यूरोप, यूरोप में मेजरली फ्रांस था, फ्रांस जो है मर्चेंट्स, फ्रांस के मर्चेंट्स जाते थे यूरोप में, जाते थे यूरोप से वो लोग स्लेव्स खरीदते थे, और वो स्लेव्स जो है फिर जा करके अमेरिका ले जाते थे। ये बहुत ही वियर्ड ड्राइंग मुझे पता है, लग रहा है, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस ड्राइंग से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड एज एम्परर ऑफ फ्रांस।
1801, 1802, 1803, 1804। कब बने थे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एम्परर? 1804। ऑप्शन नंबर डी। इसी साल को नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस बनाया था। फ्रांस नहीं बनाया था, डिक्टेटर बनाया था, एम्परर बोल सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी डिक्टेटरशिप शुरू। और ख़त्म कब होती है? 1815, जब वो जो है वाटरलू में हार जाता है। डिक्टेटरशिप ये तो नहीं बोलूंगा कि खत्म हो जाती है, पर नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है। Dash was regarded as a modernizer of Europe in 1804. Napoleon, ओलंपियाकोस, रोस्पेयर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई जहाँ पे हमने गलती से 2 बार रोस्पेयर लिख दिया, तो इसका आंसर होगा ए, नेपोलियन। ओलंपियाकोस आंसर नहीं है, आंसर है नेपोलियन। रोस्पेयर ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रोस्पेयर? रोस्पेयर ने रेन ऑफ टेरर आया, सबको मारा। तो आपको कोई मार रहा है, आपको ऊपर कोई सप्रेस कर, आपको अत्याचार कर, आपको पर आप बोलोगे कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो रोस्पेयर ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। आंसर होगा तो नेपोलियन होगा, तो ओलंपियाकोस आंसर है नेपोलियन। In the year dash, Napoleon Bonaparte was defeated at the Battle of Waterloo. मैंने ऑलरेडी स्पॉइलर दे दिया था इसका आंसर का पिछले क्वेश्चन में। इसका आंसर है 1815। क्या है इसका आंसर? 1815 को नेपोलियन जो है बैटल ऑफ वाटरलू में हारा गया था। अब आ रहे हैं हम लोग अपने डिस्कशन के एंड पे। ये हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस है। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. Leadership obviously होगा नहीं। लीडरशिप तो लोग चाहते ही थे। तो आंसर सी और डी भी आंसर नहीं है। स्लेवरी का अबॉलिशन बहुत ही सालों बाद हुआ था। इसका आंसर होगा हमारा सेंसरशिप। हमने पार्ट 6 में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि कैसे सेंसरशिप अबॉलिश हुआ। Name the 2 individuals from India who responded to the ideas coming from revolutionary France. तांत्या तोपे एंड राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद राजा राम मोहन राय। चंद्रशेखर आजाद राजा राम मोहन राय बिल्कुल भी नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद उसमें पैदा भी नहीं हुए थे। तो इसका आंसर क्या होता है आप खुद ही सोचो। 2 सेकंड का टाइम, और वो 2 सेकंड का टाइम अब हुआ खत्म। इसका आंसर होगा सी, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय। ये दोनों के दोनों जो हमारे आइडियाज से जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। तो अब इसी के साथ हमारा डिस्कशन खत्म, इसी के साथ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी खत्म, और अब एसएसटी का ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। फाइनली 7 वीडियोस बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग साइंस, अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे अब हम लोग एसएसटी से आकर हम लोग नए सब्जेक्ट पाते हैं जो कि साइंस का हम लोग मोशन चैप्टर हम लोग अब शुरू करेंगे। कुछ ही देरों में ये वीडियो आ जाएगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग मोशन डिस्कस करेंगे।